वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, उसको लेआउट बोलते हैं। जैसे अगर मैं सर्च करता हूँ HTML लेआउट, ठीक है, तो जो भी रिज़ल्ट आएगा, जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भी आउटपुट में, ज़रा एक बार ये देखो, ये लेआउट है। अगर मैं इमेजेस में जाकर के दिखाता हूँ आप लोगों को, तो HTML में लेआउट कैसा होता है, यहाँ पे आपको सिंपल सा टेम्पलेट दिख जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये लेआउट है, इधर हेडर सेक्शन है, नेविगेशन है, इधर इंडेक्स है, कंटेंट है, फिर फुटर सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये कंटेंट है, मेन कंटेंट है, फिर इधर कंटेंट है। तो इसमें कैसा है कि इसमें अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं ज़रा इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे एक हेडर सेक्शन है। हेडर मतलब क्या, हेडर के अंदर आता है आपका लोगो आ जाएगा, ठीक है। उसके नीचे आपका नेविगेशन मेन्यू आ जाएंगे, जैसे होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ब्लॉग्स, इस तरह से, ठीक है। अब ये जो कंटेंट है, और इधर जो लेफ्ट में और राइट में जो छोटा सा बॉक्स बना हुआ है और जो बीच में कंटेंट बना हुआ है, वो क्या है, उसको साइड बार बोल सकते हैं। साइड बार मतलब कि जैसे हमें मेन्यू शो करवाना हो, कोई ऐड शो करवाना हो, तो उसको हम लोग साइड बार बोलते हैं, ठीक है। और उसके नीचे जो उसके जो बीच में है, वो क्या है, वो मेन कंटेंट है। मेन कंटेंट मतलब आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट आएगा वो उसके अंदर आएगा। तो ये चीज़ बनता कैसे है, ठीक है। हेडर है, नेविगेशन है, ठीक है, इधर ये साइड बार है, इधर राइट साइड बार है, इधर बीच में कंटेंट है, फिर नीचे फुटर है। तो ये एक बेसिकली एक लेआउट है, ठीक है। अगर हमें इसको बनाना हो खुद से, तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। आज मैं वही आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। फिलहाल हम लोग एक बार ज़रा सर्च करते हैं कि HTML में लेआउट कितने तरीके से बन सकता है, ठीक है। मैं आप लोगों को एक छोटा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दूंगा उसके ऊपर, कि उसके ऊपर लेआउट बनता कैसे है, कितने कितने तरीके से हम बना सकते हैं और उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे, वेबसाइट ऑफन डिस्प्ले कंटेंट इन मल्टीपल कॉलम्स लाइक अ मैगजीन और अ न्यूज़पेपर, HTML लेआउट एलिमेंट्स एंड टेक्निक्स, ठीक है। थैंक यू हो रहा है भाई। HTML layout elements. HTML has several semantic elements that defines the different part of the web pages. जैसे कि header. Header defines a header for a document or a section. Nav defines a set of navigation links. Section defines a section in a document. Article defines a independent self-contained content. Aside, it defines content aside from the content like a sidebar, ठीक है। Details, it defines additional details that the user can open and close on the demand. Summary, it defines a heading for the detailed element. You can read more about semantic elements and HTML. HTML layout techniques. There are 4 different techniques to create multi-column layout. Each technique has its pros and cons. Okay. CSS frameworks. First है CSS frameworks. What is CSS framework? If you want to create your layout fast, you can use CSS framework like w3.css or Bootstrap. What is Bootstrap? Bootstrap is nothing but just a library or a framework of your HTML and CSS. We can consider as a library or framework of CSS. What Bootstrap help us to create a layout
and in a very short time and very fast. बूटस्ट्रैप हमें हेल्प करता है कि हम बहुत ही कम समय में एक अच्छा लेआउट बना सकते हैं। जैसे कि क्या, बूटस्ट्रैप कैसे बना, किसने बनाया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग स्टडी कर लेना, या इसके बारे में मैं थोड़ा सा बाद में डिटेल में बताऊंगा बूटस्ट्रैप क्या है। बट बेसिकली आप ये समझ लो कि बूटस्ट्रैप हमको प्री डिफाइंड क्लासेस देता है कि अगर हम उस पर्टिकुलर क्लास को यूज़ करेंगे तो हमारा एक बहुत ही बढ़िया लेआउट रेडी होगा। सपोज़ करो कि ये जो ऊपर आइकन बना हुआ है, इधर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, SQL, पाइथन, जावा, PHP, बूटस्ट्रैप, हाउ टू, w3.css, अब ये सब जो है ये क्या है, बूटस्ट्रैप क्या करता है पता है, आपको सिंपल सा वो क्लास दे देगा और उसके अंदर कुछ HTML के एलिमेंट्स लिखे रहेंगे और उसका आउटपुट बिल्कुल ऐसा ही आएगा, ठीक है, जिस तरह से ये बना हुआ है। बेसिकली उसके अंदर आपको 3 फाइल्स यूज़ करनी पड़ेंगी, एक तो jQuery का, एक दूसरा बूटस्ट्रैप का जो JS फाइल होगा वो, और बूटस्ट्रैप का CSS फाइल होगा वो। अब बूटस्ट्रैप का CSS और JS फाइल क्यों बना, क्योंकि बूटस्ट्रैप का अगर हम सिर्फ CSS यूज़ करेंगे तो हमारा पूरा कंपैटिबिलिटी नहीं आएगा। उसका रीज़न है कि हम कॉलम तो बना लेंगे, रो बना लेंगे, कंटेनर बना लेंगे, लेकिन हमें जहाँ पे क्लिक इवेंट चाहिए या ऐसा कुछ जो क्लिक करने के बाद ही डेटा ओपन होता है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो बाय डिफ़ॉल्ट हाइड रहती है और जब हम क्लिक करते हैं तब वो शो होता है। तो इस तरह की चीज़ें अगर हमें शो करना हो तो हमें वहाँ पे क्लिक इवेंट लगाना पड़ता है, क्लिक पे। और जो क्लिक चीज़ें होती है, जैसे हम लोग माउस पे क्लिक करते हैं, अपने लैपटॉप पे प्रेस करते हैं, टच करते हैं, तो वो क्या होता है, वो क्लिक होता है। तो वो सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट और jQuery में पॉसिबल है, ठीक है। ऑटोमेटिक CSS उस पर अपनी सारे राइट्स नहीं देता, ठीक है। तो हमें वहाँ पे क्लिक, जैसा अब ये गेट सर्टिफाइड है, ये तो लिंक है, ठीक है। लेकिन ऐसी चीज़ें जिस पे हमें क्लिक करवाने के बाद कुछ इवेंट करना हो, कुछ फंक्शन चलाना हो, ठीक है, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट कोई मेरा एलिमेंट हो गया, जैसे ये मेरा एलिमेंट है, ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिखेगा, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिखेगा, उसके लिए हमें jQuery लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम किसी चीज़ पे क्लिक करें उसके बाद ये दिख जाए, तो वो क्लिक करने के बाद अगर मैंने इसको दिखाया, इस प्रॉपर्टी को, इस ऑब्जेक्ट को मैंने दिखाया, तो वो क्या होता है, वो पूरा jQuery या जावास्क्रिप्ट में चला जाता है। सो इसलिए बूटस्ट्रैप ने भी इस तरह की फंक्शनैलिटीज़ को बना रखी हैं जो आप क्लिक करने के बाद ही दिखा सकते हो, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप बेसिकली कुछ नहीं, आपको बने बनाए क्लासेस देता है जिसे आपको यूज़ करना है। बट ऑनेस्टली मेरे लिए बूटस्ट्रैप को मैं सिर्फ उतना ही यूज़ करता हूँ जितने की मुझे ज़रूरत है। लाइक बूटस्ट्रैप में एक क्लास होता है कंटेनर, ठीक है। अब वो कंटेनर क्लास क्या करता है, कंटेनर क्लास बेसिकली वो सिर्फ एक नाम दे दिया है कंटेनर। वहाँ पे मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, राम लखन दे सकता हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ, मैं अपना नाम लिख सकता हूँ। मैटर क्या करता है, मैटर ये करता है कि मैंने जो CSS लिखा है, जो प्रॉपर्टी मैंने डाली है उस क्लास के अंदर, अब जैसे ये CSS है, ठीक है, अरे खुल जा भाई, सही है, इतना टाइम लगाएगा तो हो चुका। ठीक है, अब जैसे ये आई फ्रेम है, ये तो टैग है, एलिमेंट है, ठीक है। लेकिन ये जो नेविगेशन है, ये नेविगेशन क्या है, क्या लगा हुआ है, डॉट लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्लास हुआ। तो ये क्लास जो मैंने नेविगेशन लिखा, तो नेविगेशन क्यों लिखा, मैंने यहाँ पे तो अमित दुबे भी कर सकता था, है ना, मैं यहाँ पे नाम तो कुछ भी लिख सकता हूँ,
क्योंकि नाम की वजह से, तो नाम तो क्या कर रहा है बेसिकली कि अगर मैं अपने HTML का जो डॉक्यूमेंट है, मैं यहाँ पे कहीं पे अमित दुबे लिख दूँ, क्लास लिख करके अगर मैं यहाँ पे अमित दुबे कर दूँ, ठीक है, और किसी डिव प्रॉपर्टी में रन करवा दूँ, जैसे डिव आ गया, इसके अंदर क्लास में गए और यहाँ पे मैं अमित दुबे लिख दूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं SSDS, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे अभी प्रिंट करके आ जाएगा SSDS, ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्लास क्या लग रहा है, अमित दुबे। आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये आ गया। अब इसके ऊपर इंस्पेक्ट एलिमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लास जो लग रहा होगा वो लग रहा होगा अमित दुबे। देखिए अमित दुबे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जब प्लस आइकन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्या बन के आया, डॉट अमित दुबे। तो नाम तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना। अब इसका कलर मैं अगर कर दूँ रेड, तो कोई फर्क पड़ता है क्या? कलर चेंज हो रहा है, क्योंकि जो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ सेम वही नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी वजह से वो कलर चेंज हो गया। बट कलर चेंज कैसे हुआ? इसकी वजह से यहाँ पे कलर रेड मैंने लिखा है, इसकी वजह से नाम चेंज हो रहा है। तो क्लास से फर्क नहीं पड़ता, बट बूटस्ट्रैप ने अपने को बता के रखा हुआ है कि भाई जो मैं लाइब्रेरी बनाया हूँ, जो फ्रेमवर्क मैंने बनाया है, उसमें यही पर्टिकुलर क्लास आपको यूज़ करना पड़ेगा, तब जाकर के मेरे अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से आप अपना काम कर पाओगे। अदरवाइज अगर आपको नॉलेज है कोड लिखने का CSS में, तो आप कुछ भी क्लास डाल करके वहाँ पे CSS लिख सकते हो। फ़र्क इतना है कि आपको CSS लिखना नहीं पड़ेगा। इसकी वजह से आप मेरे फ्रेमवर्क को यूज़ करो और इसके क्लासेस को याद रखो और उसको यूज़ कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। जैसे देखो, अब जैसे मैंने यहाँ पे डाल के रखा हुआ है, jQuery की एक लाइब्रेरी है, ठीक है, उसके अंदर ये popper.min.js है, ये भी बूटस्ट्रैप से ही कनेक्टेड फ्रेमवर्क है। ये बूटस्ट्रैप का JS है, ये बूटस्ट्रैप का CSS है, ठीक है। तो ये क्या है, ये बेसिकली फ्रेमवर्क मैंने यूज़ किया हुआ है। अब जैसे यहाँ पे मैं सिर्फ CSS लिखूँगा या HTML लिखूँगा, आप लोग देखना, मैंने लिखा div, ठीक है। मैं इसके अंदर गया, मैंने लिखा कंटेनर, ठीक है, कंटेनर लिखा। अब इंटर मारा, फिर यहाँ पे लिखा मैंने div क्लास P5, ठीक है, अमित दुबे, ठीक है, BG डैश डार्क टेक्स्ट डैश वाइट, ठीक है। अब आउटपुट क्या आएगा देखना, क्या आया, कंटेनर। अब कंटेनर में इधर राइट साइड में देखना, ये मैंने कंटेनर क्लास डाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी ऐड हो रही है, कंटेनर, कंटेनर डैश फ्लूइड, LG, MD, SM, XL। अब ये MD, SM, XL, LG ये सब है क्या? बेसिकली ये शॉर्ट फॉर्म है डिवाइस की साइज़ का। MD का मतलब होता है मीडियम, और SM का मतलब होता है स्मॉल, XL का मतलब होता है एक्स्ट्रा लार्ज, और कंटेनर LG का मतलब होता है लार्ज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फ्लूइड, तो क्या हुआ, फ्लूइड में बेसिकली देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, कंटेनर किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंटेनर की साइज़ कितनी डिवाइस में, मीडियम विथ, मिनिमम विथ 1200, मिनिमम विथ 992, मिनिमम विथ 768, मिनिमम विथ 576। तो इसका मतलब क्या होता है, ये मिनिमम विथ 768, 576, इन सब की मीनिंग क्या होती है? ये सब बेसिकली क्या है कि आप
आपके डिवाइस का साइज़ है। जैसे कि मैं मोबाइल यूज़ करता हूँ, मेरा एंड्रॉयड फ़ोन है, तो मेरे एंड्रॉयड फ़ोन का साइज़ कितना होगा, ये विड्थ में और ये हाइट में। अगर मैं इसको रोटेट कर दूँ तो इसका विड्थ और इसकी हाइट कितनी हो जाती है, ये साइज़ है बेसिकली, और कुछ नहीं। तो ये कहना चाहता है कि ये मेरा जो कंटेनर है, अगर मेरे स्क्रीन का जो साइज़ है वो मिनिमम विड्थ, मतलब कि मेरे स्क्रीन का साइज़ मिनिमम 1200 से लेकर के मैक्सिमम जो 1920 का जो स्क्रीन होता है या 1366 का जो स्क्रीन होता है, लैपटॉप का जो स्क्रीन होता है 1200 से 1366 के बीच में है, तो इसका साइज़ कितना आएगा कंटेनर का, 1140। ठीक है। उसके बाद जैसे ही 1200 के नीचे जाएगा, 1200 से मतलब 1199, 1199 से स्टार्ट होकर के 992 तक जाएगा, मतलब कि 992 से लेकर के मैक्सिमम विड्थ 1199 तक स्क्रीन में कंटेनर का साइज़ कितना होगा, 960। ठीक है, 960। ये देखो बड़ा हो गया, छोटा हो गया ना, जैसे ही मैंने इसको कम किया, बंद किया, तो ये खुल गया, छोटा हो गया, 960। अब अगर मैं इसको भी बंद करूं तो क्या हो जाएगा, 768। कहने का मतलब कि स्मॉल साइज 768 से लेकर के 1920 की जो बड़ी स्क्रीन होती है, उतने में आपका जो कंटेनर का साइज है वो कितना हो जाएगा, 720। ठीक है, समझ रहे हो। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कंटेनर डैश MD, ठीक है, ये सब बंद करो। ठीक है, अब कंटेनर डैश MD मैंने लिखा हुआ है, तो मिनिमम विड्थ कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, 1200 तक कितना आएगा, 1140, 992 तक 960। पर अगर इन लोगों को बंद कर दो, ठीक है, तो मीडियम का साइज ये होता है। ठीक है, 768, मैक्सिमम विड्थ कितना है, 720। जैसे ही 768 के नीचे जाएगा, अगर मैं यहाँ से MD निकाल देता हूँ तो 576 भी आएगा। ठीक है, 576 आ गया, और यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम विड्थ 540। ठीक है, मैक्सिमम विड्थ 540 इसका कंटेनर का साइज होगा, इतना बड़ा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसको भी बंद कर दूं तो मेरे कंटेनर का साइज कितना हो जाएगा, 100%। 100% मतलब कितना, पूरा स्क्रीन भर के। अब पूरा स्क्रीन आप बोल रहे हो कि नहीं भरा, इधर भी गैप है, उधर भी गैप है, तो उधर गैप क्यों है, ये जो पैडिंग लगा हुआ है ना, ये उसकी वजह से। समझ रहे हो, ये जो पैडिंग लगा हुआ है ये उसकी वजह से ये गैप है, ताकि आपका कंटेंट जो है वो एक पर्टिकुलर साइज के अंदर ही रहे, इसकी वजह से वो बना हुआ है। तो ये बहुत ही बड़ा लंबा टॉपिक है यार, अगर हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे तो बहुत डिटेल में बात करना पड़ेगा। ठीक है, सो बेसिकली अब मैं चलता हूँ लेआउट के ऊपर कि लेआउट बनाते कैसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है CSS फ्रेमवर्क। CSS फ्रेमवर्क क्या होता है तो मैंने आपको समझा दिया कि हमें बस क्लास यूज़ करना होता है। चलो अच्छा, कंटेनर मैंने यूज़ किया था, कंटेनर को रखते हैं ज़रा साइड में। ठीक है, एक और ड्यू बनाते हैं, रो। ठीक है, रो का मीनिंग क्या हुआ, रो कुछ नहीं, बस हम लोग जब क्लास में बैठे होते हैं तो कितने बेंच होते हैं, 1 रो, 2 रो, 3 रो बने होते हैं। अब एक पर्टिकुलर एक चेयर, एक टेबल के ऊपर, एक चेयर के ऊपर कितने बच्चे बैठे होते हैं, 3, है ना।
3 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 3। तो ये जो 3 बच्चों का जो कॉलम बन गया इतना लंबा कि एक तरफ 5 लाइन बनी हुई, दूसरी तरफ 5 बीच में, फिर 5 बीच में, तो वो क्या हो गया, रो तो सिर्फ 3 है पर कॉलम्स कितने हुए, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो बेसिकली पहले हम बूटस्ट्रैप के अंदर सबसे पहले हम कंटेनर बनाते हैं ताकि हम अपने कंटेंट को एक पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर फिट कर सकें, और उसके जस्ट तुरंत बाद हमें ये रो डिसाइड करना पड़ता है ताकि हमें अपने कंटेंट को कॉलम वाइज हम शो करवा सकें। ठीक है, तो ये भी मैं आप लोगों को बूटस्ट्रैप की जब टॉपिक समझाने बैठूंगा तो डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल मैं आपको बस बता रहा हूँ कि फ्रेमवर्क होता क्या है। तो आप ये इतना क्लासेस जो मैं यूज़ कर रहा हूँ आप उसको देखो कि क्लासेस क्या होते हैं। ठीक है, तो मैंने रो यूज़ कर लिया। ठीक है, अभी मैं इधर कॉलम यूज़ करता हूँ, कॉल 3। ओके, अब मैं ज़रा इसको कट कर लेता हूँ और कट करके इधर डाल देता हूँ। ठीक है, कितने कॉलम मैंने बनाया, कॉल 3 कॉल 3 कॉल और ये कॉल, मैंने 4 कॉलम बना दिया। आउटपुट देखिए कितने कॉलम्स बन गए, 1 2 3 और 4 कॉलम्स। ठीक है, कंटेनर पे गया तो इतनी प्रॉपर्टी ऐड हो रही है, रो पे गया तो इतना प्रॉपर्टी ऐड हो रहा है, यहाँ पे ये देखो रो। उसके बाद कॉलम के अंदर गया तो 1 कॉलम 2 3 4 इतने कॉलम्स बन के आ रहे हैं, और उसके अंदर प्रॉपर्टी क्या ऐड हो रही है, परसेंटेज में प्रॉपर्टी ऐड हो रही है कि हमें एक कॉलम अगर मैं लिखा हूँ तो 3 3। अब ये कॉल 3 क्या है, कॉल 3 ये है कि आपका जो बूटस्ट्रैप है, ठीक है, वो 3 लेआउट के ऊपर बना हुआ है। एक फ्लोट लेआउट, दूसरा फ्लेक्स लेआउट, तीसरा ग्रिड लेआउट। ठीक है, फ्लोट लेआउट में आपका बूटस्ट्रैप 3 आता है, वर्जन 3, बूटस्ट्रैप का जो वर्जन है 3 वर्जन है वो फ्लोट लेआउट पे डिपेंडेंट है। बट बूटस्ट्रैप 4 5 ये सब जितने बने हुए हैं वो आपके फ्लेक्स प्रॉपर्टी और ग्रिड प्रॉपर्टी पे बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। एक तो फ्लोट प्रॉपर्टी है, दूसरा फ्लेक्स बॉक्स, तीसरा ग्रिड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये लिखा है ना फ्लेक्स, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्ले फ्लेक्स। अगर यहाँ पे मैं ग्रिड लिख दूँ, ठीक है, तो ये देखो। ठीक है, तो आपका जो बूटस्ट्रैप है वो तो फ्लेक्स प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, बूटस्ट्रैप 3 जो है वो आपके फ्लोट लेआउट पर है, बूटस्ट्रैप 4 5 जो है वो फ्लेक्स और ग्रिड लेआउट पे बना हुआ है। ठीक है, सो बेसिकली ये जो कॉलम्स हैं ये बूटस्ट्रैप के ही कॉलम्स हैं। यहाँ पे लिखा है ना grid.scss, ये सब मैं डिटेल में आप लोगों को आराम से समझाऊंगा। फिलहाल आप लोग इतना देख लो और हम लोग चलते हैं। CSS का फ्रेमवर्क मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब ये फ्लोट प्रॉपर्टी क्या है, फ्लोट प्रॉपर्टी बेसिकली कुछ नहीं है, जस्ट एक लेआउट वो बनाता है इस मैनर में कि अगर हमें सपोज एक लेफ़्ट साइड में इमेज रखना है और राइट साइड में कंटेंट रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें लेफ़्ट वाले को फ्लोट लेफ़्ट का प्रॉपर्टी ऐड करना पड़ेगा CSS में, तब वो लेफ़्ट में जाएगा। फिर उसको मैं एक विड्थ सेट करके दूंगा 30% 40%, जितना भी मुझे विड्थ चाहिए, पिक्सल में चाहिए, VWVH में चाहिए, तो ऐसा कुछ हम उसको अंदर डिसाइड करके रखेंगे। राइट साइड में मुझे जो कंटेंट चाहिए मैं उसको भी फ्लोट की लेफ्ट प्रॉपर्टी डालूंगा और उसको भी विड्थ डिसाइड करके दूंगा कि भाई इतने विड्थ में वो कंटेंट आना चाहिए। तो ये है फ्लोट प्रॉपर्टी। फ्लोट प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हमें कोड लिखना पड़ता है, और फ्रेमवर्क में क्या होता है कि हमें वहाँ पे बने बनाए कोड मिल जाता है। और जो फ्लेक्स प्रॉपर्टी होता है वो क्या करता है कि सपोज मेरे पास 4 कॉलम्स हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो ऊपर नीचे आएंगे,
लेकिन जैसे ही मैं उसकी पेरेंट डिवीजन पे, जो पेरेंट जो एलिमेंट होता है डिव का, जो क्लास होता है, मैं उसके ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स जैसे ही ऐड करूंगा, ऑटोमेटिक सारे अपने बाजू बाजू में सेट होते चले जाएंगे। सो ये क्या है, हम लोग इस पे ही डिटेल में बात करेंगे बारी बारी से। फिलहाल अपन स्टार्ट करते हैं फ्लोट प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, लेआउट बनाने के लिए उस पर एक बार वर्क करते हैं। फ्लोट लेआउट क्या होता है, फ्लोट टेक्निक्स क्या होते हैं, फ्लोट प्रॉपर्टी क्या होती है, वो मैं आपको समझाता हूँ। जस्ट आप लोग कोड देखते रहना, ठीक है, तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा बराबर कि वो क्या होता है। कोड लिखने का, लेआउट बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे पहले हेडर आता है। जैसे हमारे शरीर में कैसा होता है कि पहले हमारा खोपड़ी है, फिर हमारा बॉटम ऑफ द बेल्ट, ठीक है, जो पैर है हमारा, हमारे कमर रेस्ट जो है वो है, फिर बीच का हमारा पूरा चेस्ट और हमारा जो स्टमक है वो है। तो हमारा हेड क्या हो गया, हमारा हेडर हो गया। हमारे बॉटम ऑफ द बेल्ट की जो एरिया है वो क्या है हमारा, वो फुटर हो गया। और जो बीच का बचा वो क्या है, वो मेन कंटेंट हो गया। समझ रहे हो? तो हेडर जो है हमारा वो क्या करता है, वो उसके अंदर बेसिकली कुछ नहीं, उसके अंदर हमें बस ऐड करना होता है कि मतलब लोगो ऐड करना होता है, नेविगेशन ऐड करने होते हैं, ठीक है। तो पहले हम हेडर को हेडर डिवीजन से लिखते हैं, ठीक है, हेडर एलिमेंट डालते हैं हम उसके अंदर और क्लास डालते हैं। एक प्राइमरी क्लास तो होनी ही चाहिए हमेशा। ऑलवेज रिमेंबर कि एक प्राइमरी क्लास तो चाहिए जिसका टारगेट करके हम उसके अंदर की प्रॉपर्टीज़ को डिज़ाइन कर सकें। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्राइमरी हेडर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा H3 माई फर्स्ट लेआउट इन HTML एंड CSS, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे लेके आ गया माई फर्स्ट लेआउट इन HTML एंड CSS। तो हम लोग जरा इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर कि हमें जब भी CSS ऐड करना होता है ना, तो हम लोग डायरेक्ट फाइल में नहीं करना चाहिए। डायरेक्ट फाइल में कभी भी कोई भी CSS लिखना ही नहीं चाहिए। आप यूँ समझ लो, ये मेरा तरीका है ही नहीं डायरेक्ट CSS लिखने का, इसीलिए मैं आप लोगों को भी समझाना चाहता हूँ कि डायरेक्ट CSS कभी भी फाइल में नहीं लिखना चाहिए। उसको ये जो एलिमेंट का है, जो डेवलपर टूल है ना, इसके ऊपर वर्क करो, ठीक है। अब क्या है, एक तो ये H3 लग रहा है, इसके ऊपर मार्जिन लग रही है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो पहले तो मैं ये जो हेडर है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा बैकग्राउंड डालते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड डैश कलर F1 F2 F7, ठीक है, कलर डाल दिया ये। अब इसके ऊपर थोड़ा सा डार्क कलर डाल देते हैं यार, FF0000, तो रेड कलर का हो जाएगा, बेकार लग रहा है, छोड़ो। ये मैंने कलर डाला है, इसको हेक्साडेसिमल कोड बोलते हैं, वो भी हम लोग आपको बाद में समझाएंगे। जैसे जैसे हमको मौका मिलता जाएगा हम उसके ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये डाल दिया, बैकग्राउंड कलर डाल दिया, ये पूरा फुल विड्थ में आ रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके आजू बाजू में स्पेस दे देते हैं, ठीक है। पैडिंग 25 पिक्सल, ठीक है, देखो पैडिंग लगा दिया। फिर टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बराबर, हमारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ गया। इसको कॉपी किया, कॉपी करके अपने CSS सीट में गए और वहाँ पे सीधा पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो हमारा आउटपुट वैसा का वैसा आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो वेबसाइट है वो लाइव सर्वर पे काम कर रहा है।
फिर हमने इसको कॉपी किया, कॉपी करके हम लोग H3 पे जाएंगे, उसको टारगेट करेंगे, ठीक है, और इसको कॉपी किया, यहाँ पे लिखा मैंने मार्जिन 0। सबसे पहले हमने मार्जिन निकाल करके इसके स्पेस को बढ़ाया, ठीक है। फिर फॉन्ट की साइज़ दे दी हमने कितना, 36 पिक्सल, ठीक है। फॉन्ट का वेट दे दिया, ठीक है, 700, ठीक है। कलर चाहिए तो कलर FFF हेक्साडेसिमल कोड है, वो हो गया हमारा, मतलब हमारे वेबसाइट का कलर हो गया। हमें इसको कैपिटल लेटर में लिखना है तो टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म अपर केस या कैपिटलाइज, या देखो इनिशियल लोअर केस, मैथ ऑटो, नन, रिवर्ट, अनसेट, अपर केस, इस तरह से भी हम डाल सकते हैं, बट लेट्स गो विद द अपर केस, ओके। अब इसको कॉपी किया एंड कॉपी करके हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। सो ये हो गया, हमारा हेडर बन गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसा कुछ डिज़ाइन करना है, बीच का कंटेंट, ठीक है, कि एक तरफ, अरे यार जब सिस्टम स्लो चलता है ना, दिमाग खराब हो जाता है। यहाँ पे देखो ये ग्रे बैकग्राउंड है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा अगर मुझे ये कलर पिकर लेना है तो मैं मेरा कलर पिकर का टूल यूज़ करूँगा। कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसका कलर पिकर चूज़ कर लिया, बट ठीक है, मेरा भी कुछ बुरा नहीं है, बैकग्राउंड कलर अच्छा ही लग रहा है, ठीक है, तो उसी के साथ चलते हैं, ठीक है। अब ये जो है हमारा लेफ़्ट वाला साइड, तो सबसे पहले देखो हम लोगों ने पहले हेडर बनाया, ठीक है, फिर क्या बनाएंगे, फुटर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फुटर, ऑटोमेटिक चेंज हो गया, नीचे फुटर आ गया। यहाँ पे क्या लिख दिया, FOOTER, ठीक है। फिर नीचे क्या लिख दिया, एम्परसेंड कॉपी, ये तो कोड है, ठीक है, ऑल राइट्स रिजर्व्ड बाय अमित दुबे, ऑलराइट। कॉपी किया, यहाँ पे गए, ये देखो ये बन के आ गया, बट ये मुझे बिल्कुल वैसा ही चाहिए जैसा हेडर है, ठीक है। तो इसको कॉपी किया, यहाँ पे हम लोग इंस्पेक्ट एलिमेंट में गए, ठीक है, इंस्पेक्ट एलिमेंट में गए और मुझे जैसा इसके टॉप का कलर है वैसा ही बॉटम का कलर चाहिए फुटर का। तो क्या करूँगा, ये प्लस आइकन पे क्लिक किया, जो मुझे मिला उसको कॉपी किया, कॉपी करके स्टाइल शीट में गए, ठीक है, और इधर एक कॉमा डाला, कॉमा डाल करके स्पेस लगाया और अपनी एलिमेंट्स, अपनी प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर दिया, ठीक है। आउटपुट क्या आ गया, बिल्कुल वैसा ही, जैसा हेडर है वैसा ही फुटर भी है, ठीक है। अब वापस से इसको कॉपी किया और H3 में गए, ठीक है, प्लस का साइन पे क्लिक किया, इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट करके इसको भी सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद जस्ट मैं यहाँ पे गया, कॉमा दिया और कॉमा दे करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया और हमारा आउटपुट कैसा आ गया, बिल्कुल वैसा ही जैसा मेरा टॉप का सेक्शन है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हो कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं, और भी ऐसी बात है, चिपका ही रहेगा ना, एक दूसरे से अलग थोड़ी है। देखो अभी बेसिकली ये तो हेडर है, वो फुटर है, अब बीच में कोई कंटेंट ही नहीं है तो फिर वो चिपके ही रहेंगे ना। अब मैं जो चीज़ बनाने वाला हूँ वो है मेन। मेन क्या करता है, वो बेसिकली आपको बताता है कि हमारा जो बॉडी का जो कंटेंट है वो इतने ही टैग, इतनी ही एलिमेंट के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लास पास करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा मेन कंटेंट, ठीक है, यहाँ पे मेन कंटेंट डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे मुझे कोई पैडिंग देना हो तो अभी हम लोग कस्टम CSS पे काम कर रहे हैं, तो लेट्स गो विद दिस, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर दो चीज़ बनाना है, ठीक है।
एक तो मुझे सेक्शन वाइज काम करना है। लेआउट में हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें सेक्शन वाइज जाना पड़ेगा। भाई हमारा वेबसाइट जब बनेगा तो उसमें नंबर ऑफ सेक्शंस होंगे ना, जैसे कि मैंने अपना वेबसाइट बताया था वो रिदुंत लैब वाला, तो उसमें क्या था, उसमें यही था कि हमारे वेबसाइट में सेक्शंस बहुत आते थे। अबाउट अस का सेक्शन, प्रोडक्ट्स का सेक्शंस, क्लाइंट्स, टेस्टिमोनियल्स, वीडियो सेक्शंस, सारी चीज़ें थी। तो हमें उसको सेक्शन वाइज लेआउट बना करके डालना है, डॉक्यूमेंट बनाने का है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेक्शंस। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अंदर भी हम दे देंगे क्लास सेक्शन डैश फर्स्ट। ठीक है, एंटर मारा। ठीक है, अब फर्स्ट सेक्शन में मुझे क्या चाहिए, एक तरफ मुझे नेविगेशन चाहिए, दूसरे साइड में कंटेंट चाहिए, आर्टिकल चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे मैंने लिखा असाइड। ठीक है, असाइड लिखा मैंने। ठीक, असाइड के अंदर मुझे क्या मिलना, क्या ऐड करना है, नेविगेशन ऐड करना है। तो मैंने नैव पे एक बना लिया। ठीक है, इसमें मैंने क्लास दे दिया। ठीक है, क्लास में मैंने क्या लिखा, मेन नहीं लिखो, नेविगेशन मेन्यू। ठीक है, फिर मुझे उसके अंदर नेविगेशन मेन्यू बनाना है, तो क्या बनाना पड़ेगा, पहले मुझे यूएल लिखना पड़ेगा, फिर मुझे लिंक बनाना पड़ेगा, फिर मुझे एंकर टैग लिखना पड़ेगा, फिर उसके अंदर हैश पास किया मैंने, यहाँ पे लिखा मैंने होम। ठीक है, इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, इसको जरा चेंज कर देता हूँ मैं, अबाउट अस प्रोडक्ट्स न्यूज़ एंड इवेंट्स कॉन्टैक्ट अस। ऑलराइट, ये हमारा लिंक्स बन गया। ठीक है, अब हमें दूसरे साइड में क्या चाहिए, हमें कंटेंट दिखाना है कुछ। ऑलराइट, तो कंटेंट दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, आर्टिकल। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दिखाया div, इसको मैंने क्लास डाला, यहाँ पे लिखा आर्टिकल डैश कंटेंट। ठीक है, आर्टिकल डैश कंटेंट। अब मैंने इसके अंदर मुझे इमेज डालना है, तो मैं क्या करूँगा, डिव, अरे नहीं भाई, डिव। ठीक है, पहले मुझे इमेज दिखाना है, तो मैं इमेज के लिए भी एक क्लास बना दूंगा, आर्टिकल डैश थंबनेल इमेज। ठीक है, इधर आ गया। अब मेरे पास इमेजेस क्या क्या है, अगर मैं इमेजेस फोल्डर में जाता हूँ, ठीक है, IMAGES/ ये कॉपी किया। ठीक है, और सेव कर दिया, बराबर। अब मुझे इसके नीचे कुछ और चाहिए, कंटेंट चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में लिखना है, तो इधर लिखा आर्टिकल कंटेंट, नहीं डिस्क्रिप्शन, क्योंकि कंटेंट नाम का मैंने यहाँ पे क्लास ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा H3 माय नेम इज अमित कुमार दुबे। ठीक है, अब कंटेंट मुझे चाहिए, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, ये सब कॉपी कर लूँगा यार, ऐसे पड़ा हुआ है तो यूज़ कर ही लेने का ना, ऐसा क्यों करने का भाई। अरे यार, अभी इसको भी ठीक करो, चलो वर्ड रैप लगा दिया, बराबर। ये दूसरा टेक्स्ट चाहिए मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, ये ज़रा इसको भी कॉपी कर लिया, लेट्स डू दिस, ये डाल दिया। मुझे एक बटन भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एक बटन का डिवीजन ले लिया मैंने, इसके अंदर डाल दिया
क्लास बटन बॉक्स, ठीक है। एंकर टैग लिया या मैंने क्या किया, एक बटन ले लिया, ठीक है, और क्लास दे दिया इसको थीम डैश बटन, बराबर। और मैंने यहाँ पे लिखा सेंड मैसेज, ऑलराइट, ये हो गया। अब ज़रा मैं अपना आउटपुट चेक करता हूँ कि मेरे वेबसाइट का आउटपुट कैसा दिखता है। अरे बाप रे, ये तो बड़ा ही बकवास है भाई। ये सेंटर में आ रहा है, ये इधर आ रहा है, अजीब है तो, है ना। तो वैसा तो नहीं चाहिए ना मेरे को, क्या बोलते, नेविगेशन लिंक, ये देखो टेक्स्ट लाइन, लास्ट सेंटर, जस्टिफाइड, क्या ज़रूरत है, ठीक है। पैराग्राफ का भी ये भी नहीं चाहिए, ठीक है, ये भी नहीं चाहिए। ये देखो अभी ऐसा आ रहा है। अब मुझे कैसा चाहिए कि मुझे ये सब लेफ्ट में चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जो ये मेरा मेन कंटेंट है, ठीक है, मुझे इसको एक पर्टिकुलर साइज़ देना है कि मुझे एक वो साइज़ में ही आना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्लास दे दूँगा, इसमें लिखूँगा मैक्स विड्थ, ठीक है, 1140 पिक्सल, ठीक है। ये देखो, ये मैंने इतना दे दिया, ठीक। अब ये देखो राइट साइड से तो गैप हो गया, लेफ्ट साइड में चिपका ही है। तो मार्जिन डैश लेफ्ट ऑटो, लेफ्ट से हटाया तो राइट में चला गया, तरीके मार्जिन डैश राइट ऑटो है, बराबर पास में आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और जैसे कि पहले बताया था मैंने, है ना, इसको इधर ला करके डाल दिया, ठीक है। उसके बाद ये जो असाइड है और ये जो आर्टिकल है, ठीक है, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेन कंटेंट है इसको कॉपी किया, कॉपी करके ये जो असाइड है पहले इसको पकड़ा, ठीक है। सीधे ये विड्थ मैंने डाला 30%, ठीक है। विड्थ में 30%, 30% तो बहुत ज़्यादा है, इसका 20% कर देता है ना, ठीक है। पैडिंग डालते हैं 25 पिक्सल, राइट, ठीक है। बैकग्राउंड कलर, चलो इसको उठा लेते हैं, ये इधर गए, ये CCC, ठीक है। बैकग्राउंड डैश कलर, ये दे, हो गया। और फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट करके इधर इसमें डाल दिया। अब क्या बचा भाई, मेरे पास आर्टिकल बचा अभी, ठीक है। तो ये मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब ये मेरे पास आर्टिकल बचा। अब आर्टिकल को भी मेरे को क्या करने का है, इधर गया, कॉपी किया, इधर भी लगाया फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। फ्लोट लेफ्ट लगा दिया। विड्थ उधर 20% दिया है तो इधर ऑब्वियस सी बात है 80% देना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो कितना अजीब सा हो गया, बहुत बकवास लग रहा है यार, ठीक है। पैडिंग लगा दिया मैंने इसके अंदर 25 पिक्सल, जैसा कि उसमें भी दिया था हमने, ठीक है। ये कर दिया। फ्लोट लेफ्ट, ये भी हो गया। असाइड इधर दे दिया। बैकग्राउंड कलर नहीं देना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। कॉपी किया, कॉपी करके हम लोग इधर गए और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है।
अब ये बड़ा ही अजीब सा बेढंग का आ रहा है, सही नहीं लग रहा है, मुझे इसको सही से इसका आउटपुट दिखाना है, तो क्या करना चाहिए? ठीक है, सबसे पहले तो हमें मेन कंटेंट को पकड़ के ये जो हमारा सेक्शन है, हमें क्या करना है, इस सेक्शन को ही मुझे ऐसा कुछ करना है कि ये हमारे जो कंटेंट है ना वो सेपरेटेड लगे, इस तरह से खिचड़ी की तरह नहीं बन जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम लोग इस सेक्शन को पकड़ेंगे, ठीक है, और इसके पीछे से सारी चीज़ निकाल देंगे, कॉपी किया इधर के, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव दिया तो क्या हो गया, कुछ तो चेंज हुआ इसके अंदर, ठीक है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, ठीक है। कॉपी किया, कॉपी करके इधर गए, इधर पेस्ट कर दिया, उसके बाद फिर इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे गए, एक हमने इसके अंदर सूडो प्रॉपर्टी डाली, कौन सा, आफ्टर, ठीक है, यहाँ पे लिखा कंटेंट, ठीक है, डिस्प्ले टेबल, ठीक है, ये और क्लियर बोथ। अब ये क्लियर बोथ क्या है, ये एक्चुअली जो क्लियर बोथ है ये वही प्रॉपर्टी है जो डिस्प्ले फ्लोट जो लेफ्ट है ना, तो ये उसके लिए जहाँ पे भी हम फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं वहाँ पे हमें क्लियर बोथ लिखना ही पड़ेगा, या उसके टॉप का हमारा जो पेरेंट क्लास है उसके अंदर हमें सूडो क्लास में हमें लिखना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर के बीच का कंटेंट जो भी है वो हमें क्लियर करना है, ताकि जो उसके बाद का जो लेआउट है वो उसके बाद ही आए, बीच में खिचड़ी जैसा ना बने, ठीक है। तो हमें क्लियर ये इतना करना पड़ेगा। अब इसको करने से क्या आउटपुट आ गया आप लोग सामने देख ही रहे हो, ठीक है, कि हमारा लेआउट हमें जैसे चाहिए था वैसा बन के आ गया, देखिए, ठीक है। तो ये लेआउट हो गया, बराबर। अब जरा हमें ये मेन्यू वोन्यू को थोड़ा सा भी अच्छे से कर लेते हैं, बराबर। अब मुझे यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स नहीं चाहिए, इसको थोड़ा सा अच्छा करना है, तो ठीक है। अब ये नेविगेशन में गया, उसके बाद यूएल को टारगेट किया पहले, और यूएल के अंदर से मैंने पहले क्या निकाला, मार्जिन निकाला, क्या निकाला, मार्जिन, मार्जिन 0, ठीक है, ताकि पूरा इसका हेडर फुटर जो है वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। और पैडिंग को भी हम 0 कर देंगे। ऑलवेज यूएल जो होता है ना उसके अंदर पैडिंग लगा ही होता है, ठीक है, नहीं पैडिंग तो नहीं होता, मार्जिन होता है, ठीक है। ये देखो, अब ये इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करके इधर गए और पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जो लिस्ट बने हुए हैं इसके अंदर देखो मार्कर लगा हुआ है, ठीक है, मतलब LI। अब उसको कैसे निकालते हैं, LI पे क्लिक किया, यहाँ पे गया और यहाँ पे लिखा लिस्ट स्टाइल नन, ठीक है, ये हो गया। कॉपी किया, कॉपी करके नीचे गए, पेस्ट किया और हमारा आउटपुट आ गया, बराबर। उसके बाद हम लोग फिर एंकर टैग को टारगेट करेंगे, ठीक है, इधर गए और यहाँ पे हमने लगाया डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। जब हमने नहीं लगाया था तो कैसा आता था, इतना आता था। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किया तो कैसा आया, ये देखो, देख रहे हो फर्क, दिख रहा हो, अभी जो है वो इनलाइन है। हरिओम। नीचे गए तो इनलाइन ब्लॉक, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें ब्लॉक चाहिए ताकि पूरा बॉक्स भर के आ जाए, ठीक है। ब्लॉक्स लगा दिया। अब हमें कलर चेंज करना है, ब्लू कलर नहीं चाहिए, बकवास लग रहा है, कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने,
000 यहाँ पे ब्लैक कलर डाल दिया। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसके अंदर स्पेसिंग लगा देते हैं दोनों के बीच में। ये है, ठीक है। अब ये जो LI है, मार्जिन डैश बॉटम 10 पिक्सल, थोड़ा सा गैप हो गया इन सब के बीच में। अब ओवर पे देखो, ये बैग बॉर्डर कलर भी बॉर्डर भी आता है। ठीक है, अब ये देखो वो फटाफट हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है। इसको स्लो करना है तो क्या करने का, ठीक है, ट्रांजिशन एक एनिमेशन का प्रॉपर्टी है। ऑल 300 ms इज इन आउट 0s, मतलब मैंने इंटर किया 300 ms में और जैसे ही मैंने आउट किया वहाँ पे वो 0 सेकेंड हो गया। ठीक है, देखो थोड़ा सा ये स्लो हो जाएगा, इसमें पता नहीं चलेगा, बट बताता हूँ मैं कैसे होगा। ठीक है, अब ये जो एंकर टैग है इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज वगैरह भी बड़ा कर देता है। फॉन्ट साइज 18 पिक्सल। ठीक है, लाइन हाइट की ज़रूरत नहीं है, सब सही है। कॉपी किया, कॉपी करके इधर गए, इसको इधर पेस्ट किया, ऑल गुड। अरे तेरी, हाँ, इसको कॉपी किया और यहाँ पे लिखा होवर। ठीक है, टेक्स्ट, टेक्स्ट डैश डेकोरेशन नन। इससे क्या होगा, ये देखो जो बॉर्डर बन गया था वो निकल गया, लेकिन होवर करने को पता कैसे चलेगा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कलर ऑरेंज, कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ठीक है, ये होवर करने पे कलर चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो होम है ना ये ऑटोमेटिक ऑरेंज रहे। ठीक है, तो क्या करने का, एक जो हमारा LI है, ठीक है, उसमें जाने का और यहाँ पे एक क्लास ऐड कर दो। यहाँ पे क्लास ऐड कर दो एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या होता है, वो बताता है बेसिकली कि जो फर्स्ट आइटम है वो सिलेक्टेड है। ठीक है, तो इसमें गए हम और यहाँ पे एक्टिव क्लास पे क्लिक किया और एटाई इसको सिलेक्ट कर लिया और फिर यहाँ पे गए CSS के अंदर। ठीक है, और इसको ये का एंकर टैग में गए और ये देखो ऑटोमेटिक हमारा एक फर्स्ट आइटम जो है वो सिलेक्टेड बन के आ रहा है। तो ये बेसिकली हमारा फर्स्ट लेआउट है जिसको हम बना रहे हैं। इसको बटन वटन भी डिज़ाइन करना है। अब जैसे ये HTML है, ठीक है, ये देखो थोड़ा सा इमेज को भी अपन डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले मैं ना ये कंटेनर को छोटा कर देता हूँ यार, बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है मेरे को, इतना बड़ा नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 992 कर देते हैं।
ठीक है। ये इमेज बहुत बड़ा लग रहा है, ये इमेज बहुत बड़ा क्यों लग रहा है? ठीक है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव नहीं आ रहा है। अच्छा देखो अब ये इमेज जो है देखो ये बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिव नहीं आ रहा है, जबकि इसको पूरे कंटेनर का जो साइज़ है उसके अंदर ही रहना चाहिए था। ठीक है, ये देखो ये मेरा कंटेंट का जो साइज़ है कितना बड़ा है, इतना ही बड़ा है 992 पिक्सल, लेकिन इमेज हमारा उससे ज़्यादा बड़ा निकल रहा है। ठीक है, तो इमेज के लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा एक कोड डालेंगे, मैक्सिमम विड्थ 100% और हाइट ऑटो। उससे क्या होगा कि हमारा जो इमेज है वो हमारे कंटेनर के अंदर ही रहे, उससे बाहर ना निकले। ठीक है, तो अब ये इमेज उसके बाहर नहीं जाएगा, बराबर। ये देखो अब थोड़ा सा ये इस इमेज को थोड़ा सा शैडो वैडो दे देते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे। ठीक है, शैडो वैडो एनीवेज नहीं भी देंगे तो बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। ठीक है, अभी क्या करेंगे, आर्टिकल कंटेंट को पकड़ा मैंने, ठीक है, फिर आर्टिकल थंबनेल को पकड़ा। पहले तो हम यहाँ पे जाएंगे, पहले थंबनेल को हम थोड़ा सा गैप दे देंगे ताकि टाइटल में थोड़ा सा गैप रहे। ठीक है, ये देखिए ये गैप देते ना हमने 20-15 पिक्सल का, 20 पिक्सल का देता। ठीक है, गैप दे दिया, कॉपी किया इसको, कॉपी करके इधर गए। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर की जो इमेज है यहाँ पे गए, पेस्ट किया, उसके बाद बॉर्डर डैश रेडियस 10 पिक्सल। ठीक है, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल दे दिया। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, अच्छा लगने के लिए ही किया है थोड़ा सा, है ना, बन के आ गया। उसके बाद ये जो नाम है ये अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। बटन को थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं, लेट मी चेक व्हाट इज़ द बटन क्लास नेम इज़, ओके थीम बटन। ठीक है, इस पर क्लिक किया। सबसे पहले इसका बॉर्डर जो है ना वो बड़ा अजीब लग रहा है, तो पहले मैं बॉर्डर को रिमूव कर देता हूँ, बॉर्डर मीडियम नन। अभी क्या आ रहा है, खाली बैकग्राउंड कलर आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, अब डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद पैडिंग 0 पिक्सल। 0 पिक्सल मतलब क्या होता है, टॉप एंड बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, यहाँ पे 30 पिक्सल, कितना हो गया गैप, 30 पिक्सल जो है वो लेफ्ट और राइट से हुआ, और 0 पिक्सल जो है वो टॉप एंड बॉटम से हुआ। ठीक है, फिर आया लाइन हाइट। ठीक है, लाइन हाइट क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं 45 पिक्सल दे दूँ तो ये देखो बटन का साइज़ बन गया लाइन हाइट। ठीक है, फॉन्ट का साइज़ दे दिया मैंने 16 पिक्सल। ठीक है, फॉन्ट वेट दे दिया हमने 500। ठीक है, बॉर्डर का रेडियस दे दिया हमने कितना, 60 पिक्सल। ये देखो बटन बन गया। बैकग्राउंड डैश कलर, ठीक है, RGB, ठीक है, 34 34 34। ठीक है, और कलर इक्वल्स टू FFF, ये हो गया। ठीक है, और थोड़ा सा इसके ऊपर पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके इधर डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको कॉपी कर लेते हैं, होवर। ठीक है, होवर किया, बैकग्राउंड डैश कलर ऑरेंज। ठीक है, ये बहुत फास्ट हो रहा है यार, ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है,
कॉपी किया, इधर डाला, ठीक है। अब फास्ट जो हो रहा है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ट्रांजिशन, अरे कहाँ लग रहा है यार, ट्रांजिशन ऑल 300 ms इज इन आउट 0s, ठीक है। अब देखो अच्छा लग रहा है, ठीक है। कॉपी किया, कॉपी करके देन इधर जाके पेस्ट कर दिया। सो गाइज ये बन गया हमारा एक लेआउट, ठीक है। इसी तरह से हम लोग लेआउट डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो हमें कोई भी, अभी हम लोग आगे और पूरा पूरा जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप लोगों को इजीली समझ में आएगा कि उसके अंदर हम लोग किस तरह से बनाते हैं, वर्क करते हैं। फ़िलहाल ये समझने के लिए एक अच्छा टॉपिक था जो समझना ज़रूरी था। बेसिकली हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके थे, तो एक लेआउट बनाना ज़रूरी था ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक वेबसाइट बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो अभी तो हम लोग बहुत कुछ ऐसा है करने के लिए जो बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल टॉपिक को यहीं पे क्लोज़ करते हैं, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फ़िलहाल आप लोग इस पर प्रैक्टिस करो और मुझे बताओ अगर कोई डाउट हो, कुछ आप लोगों को नया कुछ मिल गया हो देखने को, तो मुझे बताओ, तो मैं उस चीज़ पे वर्क करूँ और आप लोगों को कुछ बढ़िया मस्त एकदम सीखने के लिए दूँ, ठीक है। फ़िलहाल इस पे काम करो एंड थैंक यू सो मच। आप लोग का इतना सपोर्ट रहेगा तो बहुत बहुत कुछ हम लोग काम करेंगे। अभी तो बहुत कुछ है सीखने के लिए आप लोगों को, है ना। तो चलते